नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हेल्थ एंड मेडिकल रिसर्च पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। ये वेबिनार केंद्र सरकार द्वारा अपने बजट 2023 और 24 में घोषित पहलों के प्रभारी विचार और सुझाव को एकत्र करने के लिए आयोजित किया गया है। और वही आधिकारिक बयान में कहा गया है कि केंद्रीय बजट 7 प्राथमिकताओं पर आधारित है जो एक दूसरे के पूरक है। वहीं अमृतकाल के माध्यम से मार्गदर्शन करने वाले सप्त ऋषि के रूप में काम करते हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में उमेश पाल की हत्या में शामिल एक और शूटर एनकाउंटर में ढेर हो गया है। बताते चले कि कुंदियारा थाना क्षेत्र में क्राइम ब्रांच की टीम और शूटर विजय उर्फ उस्मान चौधरी के बीच मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से उस्मान गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं आनन फानन में उसे घायल अवस्था में स्वरूप रानी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। वहीं बताया जा रहा है कि उमेश पाल की हत्या करने आए शूटरों में विजय उर्फ उस्मान ही था, जिसने उमेश पाल और उसके गनर को पहली गोली मारी थी। तो वही दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को सीबीआई दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। यहां से उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा सकता है। वहीं 4 मार्च को कोर्ट में सिसोदिया की सीबीआई रिमांड 2 दिन के लिए बढ़ा दी गई है, जो आज पूरी हो रही है। हालांकि सीबीआई ने कोर्ट से 3 दिन के लिए उनकी कस्टडी मांगी थी। वहीं सिसोदिया की जमानत याचिका पर कोर्ट 10 मार्च को दोपहर 2 बजे फैसला सुनाएगी। और वहीं सीबीआई ने उन्हें 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था, बताते चले। तो बता दें कि शराब नीति केस में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को सीबीआई दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी और यहां से उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा सकता है, जहां 4 मार्च को कोर्ट ने सिसोदिया की सीबीआई रिमांड 2 दिन के लिए बढ़ा दी थी, जो आज पूरी हो रही है। हालांकि सीबीआई ने कोर्ट से 3 दिन के लिए उनकी कस्टडी मांगी थी। सिसोदिया की जमानत याचिका पर कोर्ट 10 मार्च को दोपहर 2 बजे फैसला सुनाएगी। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बतौर वित्त मंत्री सोमवार को 5वीं बार बजट पेश किया। विधानसभा में दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बजट भाषण शुरू हुआ। वहीं पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल का ये आखिरी बजट है और कांग्रेस सरकार के पास वादे पूरे करने का अंतिम मौका है, इसलिए ये बजट कई मायने में खास माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस साल छत्तीसगढ़ के बजट का आकार 1,20,000 करोड़ के आसपास या इससे भी ज्यादा हो सकता है। तो बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बतौर वित्त मंत्री 5वीं बार बजट पेश किया है। उन्होंने विधानसभा में दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बजट भाषण शुरू हुआ और वहीं पर बताते चले कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल का ये आखिरी बजट है और कांग्रेस सरकार के पास वादे पूरा करने का ये अंतिम मौका भी है। भारत के पहले स्वदेशी प्लानर करियर शिप आईएनएस विक्रांत पर पहली बार नौसेना कमांडरों की बैठक होगी। यह बैठक समुद्र के बीचों बीच होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना को संबोधित करेंगे। नौसेना के टॉप कमांडरों के साथ देश की सुरक्षा और सैन्य रणनीति को लेकर चर्चा करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे और एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी भी नौसेना के कमांडरों के साथ बातचीत करेंगे ताकि तीनों नौसेनाओं के बीच अच्छी तालमेल बैठ सके। तो स्वदेशी प्लानर करियर शिप आईएनएस विक्रांत पर पहली बार नौसेना कमांडरों की बैठक होने जा रही है और यह बैठक समुद्र के बीचों बीच होगी। और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना को संबोधित भी करेंगे। नौसेना के टॉप कमांडरों के साथ देश की सुरक्षा और सैन्य रणनीति को लेकर चर्चा करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे और एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी भी नौसेना के कमांडरों के साथ
बातचीत करेंगे ताकि तीनों सेनाओं के बीच अच्छा तालमेल बैठ सके। तो वहीं फिल्मी पर्दे पर कश्मीर का सौंदर्य फिर निखर रहा है। पिछले 2 साल के दौरान बॉलीवुड की 200 फिल्में, वेब सीरीज और एल्बम की शूटिंग को यहां मंजूरी प्रदान कर दी गई है। ये पिछले 34 साल का रिकॉर्ड आंकड़ा है। आपको बता दें कि कश्मीर 90 के दशक की शुरुआत से आतंकवाद की गर्मी से झुलसने लगा था। अब सुरक्षा की दृष्टि से हालात काफी हद तक बेहतर हो गए हैं। बॉलीवुड सहित दक्षिण भारतीय फिल्मकार भी यहां पर शूटिंग कर रहे हैं। और वहीं जम्मू कश्मीर फिल्म विकास परिषद का गठन 2021 में हुआ था। तो फिल्मी पर्दे पर कश्मीर का सौंदर्य फिर निखर रहा है। पिछले 2 साल के दौरान बॉलीवुड की 200 फिल्में, वेब सीरीज और एल्बम की शूटिंग यहां हो चुकी है। और बताते चले कि 34 साल का रिकॉर्ड आंकड़ा टूटा है। वहीं कश्मीर देखा जाए 90 के दशक की शुरुआत से आतंकवाद की गर्मी से झुलसने लगा था और अब सुरक्षा की दृष्टि से हालात काफी हद तक बेहतर हो गए हैं। बॉलीवुड सहित दक्षिण भारतीय फिल्मकार भी यहां पर शूटिंग कर रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर फिल्म विकास परिषद का गठन 2021 में हुआ था। वहीं अमेरिका के जॉर्जिया के डगलस काउंटी में एक हाउस पार्टी के दौरान 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई है। इस पार्टी में 100 से ज्यादा नाबालिग शामिल होने पहुंचे थे। गोलीबारी में 2 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि 6 अन्य घायल भी हो गए हैं। वहीं पुलिस अधिकारियों ने CNN को बताया कि यह घटना अटलांटा से लगभग 20 मील पश्चिम डगसविले शहर से हुई है। घर के मालिक के अनुसार उन्होंने अपनी बेटी के 16वें जन्मदिन पर यह पार्टी आयोजित की गई थी। तो अमेरिका के जॉर्जिया के डगलस काउंटी में एक हाउस पार्टी के दौरान 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई है, जहां पर पार्टी में 100 से ज्यादा नाबालिग शामिल होने पहुंचे थे। और वही गोलीबारी में 2 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि 6 अन्य घायल हो गए हैं। वही पुलिस अधिकारियों ने CNN को बताया कि यह घटना अटलांटा से लगभग 20 मील पश्चिम में डगसविले शहर में हुई थी, जहां घर के मालिक के मुताबिक उन्होंने अपनी बेटी के 16वें में जन्मदिन पर यह पार्टी आयोजित की थी। तो वहीं अमिताभ बच्चन हैदराबाद में शूटिंग के दौरान घायल हो गए। उन्होंने अपनी ब्लॉग पर इस बात की जानकारी दी। अमिताभ बच्चन की मुंबई में अपने घर पर फिलहाल आराम कर रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि अमिताभ बच्चन प्रभास की फिल्म प्रोजेक्ट के की शूटिंग कर रहे थे, जहां एक्शन सीन के दौरान उनकी पसलियों में चोट आई और हैदराबाद में चेकअप के बाद अमिताभ को मुंबई भेजा गया। वहीं अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में लिखा कि रिव केज में मांसपेशी फट गई है, शूटिंग को रद्द कर दिया गया है। तो हैदराबाद के शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन घायल हो गए हैं और जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और वही आपको बता दें कि एक्शन सीन के दौरान उनकी पसलियों में चोट आई है और हैदराबाद में चेकअप के बाद अमिताभ को मुंबई भेजा गया है। वही अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में ये सारी जानकारी साझा की। दिल्ली के जहांगीरपुरी से सी ब्लॉक में अचानक कार में आग लग गई। राहगीरों का कहना है कि पिछले आ रहे लोगों ने कार में बैठे व्यक्ति को बताया कि कार के बैक साइड से धुआं निकल रहा है और आनन फानन में ड्राइवर कार से बाहर निकला। कार से ड्राइवर के निकलते ही आग ने कहर तेज हो गया है। तुरंत ही दमकल विभाग को सूचना दी गई है। दमकल विभाग की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक आग पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई थी। गनीमत यह रही कि कार में बैठा व्यक्ति उस समय रहते बाहर निकल गया था। तो बता दें कि जहांगीरपुरी से सी ब्लॉक में अचानक कार में आग लगी है, जहां पर राहगीरों का कहना है कि पीछे से आ रहे लोगों ने कार में बैठे व्यक्ति को बताया कि कार के बैक साइड से धुआं निकल रहा है, जिसके बाद आनन फानन में ड्राइवर कार से बाहर निकलता है। कार से ड्राइवर के निकलते ही आग का कहर तेज हो गया और तुरंत ही दमकल विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद दमकल विभाग की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया।
नोएडा के सेक्टर 20 में पुलिस और साइबर आईटी सेल के फॉरेन नेशनल के फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश करते हुए एक भूटानी और 5 नाइजीरिया नागरिक गिरफ्तार किए गए। ये विदेशी ठग ऑनलाइन दोस्ती करते थे, फिर विश्वास जीतकर कस्टम चेकिंग के दौरान विदेशी मुद्रा लाने के नाम पर पकड़े जाने की फर्जी कहानी तैयार करते थे और अपने जाल में फंस गई महिला को कस्टम की ओर से पकड़े गए व्यक्ति को छुड़ाने के नाम पर कस्टम ड्यूटी के रूप में ठगी करते थे। पुलिस ने इन लोगों के कब्जे से 3 लैपटॉप, 17 मोबाइल फोन, 40,000 नकदी और 3 पासपोर्ट भी बरामद किए हैं। वहीं एडिशनल डीसीपी ने बताया कि इन लोगों का एक संगठित गिरोह है। ये मूल रूप से नाइजीरिया देश के निवासी हैं। आज 6 आरोपी पकड़े गए हैं, जिसमें से 5 नाइजीरिया के हैं और एक लेडी भूटान से है। ये लोग लड़कियों को कन्विंस करके कि वो विदेश में रहते हैं और अच्छा पैसा कमाते हैं, और उसके बाद भारत देश में जब आए हैं तो काफी कैश लेके आए हैं, ऐसा क्लेम करते थे। और क्योंकि काफी कैश लेके आए हैं तो उनको कस्टम अथॉरिटीज ने रोका बाहर, और उस पैसे को छुड़ाने के लिए ये लोग इंडियन रुपी में कैश की डिमांड करते थे। जो भूटानी लड़की है वो कस्टम ऑफिसर बन के यहाँ की लड़कियों से हिंदी में बात करती थी और उन्हें कन्विंस करती थी कि आप पैसे दें तो ये जो अमाउंट कैश लाए हैं, जो यूरोज में होता था आमतौर पे, उसको फ्री हो सकेगा। तो आमतौर पे इस पे 50 से 60 हजार रुपए एक व्यक्ति से। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। होली और शब बारात त्योहार को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर में अलर्ट घोषित किया गया और धारा 144 भी लागू कर दिया गया है। सभी जोन के अधिकारी पुलिस बल के साथ जोन में होलिका दहन वाली जगहों पर, मुख्य बाजारों और भीड़ वाली जगहों पर पैदल मार्च करते हुए सुरक्षा व्यवस्था को परख रहे हैं और लोगों से त्योहार को सौहार्द और शांतिपूर्वक मनाने के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस का सहयोग करने की अपील भी कर रहे हैं। वहीं पुलिस आयुक्त ने पैदल मार्च पर अपनी टीम के साथ सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और गांवों में जाकर लोगों के साथ मीटिंग भी की है। तो बता दें कि होली और शब बारात त्योहार को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर में अलर्ट घोषित कर दिया गया है और साथ ही साथ वहां धारा 144 भी लागू कर दिया गया है। सभी जोन के अधिकारी पुलिस के बल के साथ जोन में होलिका दहन वाली जगहों पर, मुख्य बाजारों और भीड़ वाली जगहों पर पैदल मार्च करते हुए सुरक्षा व्यवस्था को परख रहे और लोगों से त्योहार को सौहार्द और शांतिपूर्ण मनाने का अपील भी कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने शातिर अपराधी को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। आरोपी एनसीआर में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करता था। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि पुलिस रूटीन चेकिंग अभियान कर रही थी, तभी पुलिस को एक मोटरसाइकिल आते हुए दिखाई दी। पुलिस ने बाइक सवार को रोकने का इशारा किया तो बाइक सवार भागने लगा। पुलिस ने बाइक सवार का पीछा किया और बदमाशों को घेर लिया। नोएडा में पुलिस ने शातिर अपराधी को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। आरोपी एनसीआर में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करता था। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि पुलिस रूटीन चेकिंग अभियान कर रही थी, तभी पुलिस को एक मोटरसाइकिल आते हुए दिखाई दी और पुलिस ने बाइक सवार को रुकने का इशारा किया तो बाइक सवार भागने लगा। वहीं पुलिस ने बाइक सवार का पीछा किया और बदमाशों को पुलिस ने घेर लिया। थाना इकोटिक पुलिस टीम द्वारा देर शाम संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल सवार को जब रोकने का प्रयास किया गया तो इसके दौरान न रुक करके पुलिस टीम पर फायरिंग की कार्रवाई की गई। पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई। पुलिस से हुई मुठभेड़ के दौरान जो व्यक्ति पकड़ा गया, ये गौरव कुमार पुत्र राजेंद्र, मूल निवासी ग्राम चंदावली, थाना सिकंदराबाद, जनपद बुलंदशहर का है। वर्तमान में ये E336 गांव थाना बीटा 2 ग्रेटर नोएडा में रहता है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान इसके घायल हो जाने पर इसे तुरंत उपचारार्थ CHC बिस्तर ले जाया गया। इससे हुई पूछताछ से स्पष्ट हुआ है कि इस अभियुक्त का एक बृहद आपराधिक इतिहास है। जनपद गौतम बुद्ध नगर में इसके विरुद्ध कई मुकदमे पंजीकृत हैं। पूर्व में इसके विरुद्ध एक मोटरसाइकिल चोरी का मुकदमा थाना इकोटिक 3 में पंजीकृत। दिल्ली में अब जलधारा पर ही अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही है। दिल्ली की सबसे बड़ी ऐतिहासिक झील भलसवा डेयरी में है। ये झील करीब 22 एकड़ में फैली हुई है। इस झील का इतिहास जहांगीर बादशाह के जमाने से जुड़ा हुआ है। ये ऐतिहासिक झील अब सिमट करीब 1
एकड़ का रह गया है। वही बताते चले कि भलसवा ग्राम खेल समिति से महासचिव ने झील के चारों तरफ फैल रहे अतिक्रमण को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। कहा कि चारों तरफ से अतिक्रमण कर रहे इस ऐतिहासिक झील को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो जलधारा पर ही अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही है, जहां पर दिल्ली की सबसे बड़ी ऐतिहासिक झील भलसावा डेरी में है। ये झील करीब 22 एकड़ में फैली हुई है और इस झील का इतिहास जहांगीर बादशाह के जमाने से जुड़ा हुआ है। ये ऐतिहासिक झील अब सिमट कर करीब 12 एकड़ रह गई है। वही भलसवा ग्राम खेल समिति के महासचिव ने झील के चारों तरफ फैल रहे अतिक्रमण को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। तो वहीं रामनगर में होली पर्व को नशा मुक्त बनाने को लेकर वरीय अधिकारियों को निर्देश। आलोक में एलटीएफ पदाधिकारी वीरेंद्र राम के नेतृत्व में रामनगर के ढंढटोली समेत अन्य कई जगहों पर शराब के विरुद्ध छापेमारी किया गया है, जिसमें सैकड़ों लीटर अर्धनिर्मित देशी चुराई गई है। वही लगातार छापेमारी होने से शराबियों और शराब कारोबारियों में दहशत फैला हुआ है। एलटीएफ पदाधिकारी वीरेंद्र राम ने बताया कि होली पर्व को लेकर छापेमारी की जा रही और लगातार जारी रहेगा। किसी भी परिस्थिति में शराबी और शराब कारोबार में संलिप्त लोग बख्शे नहीं जाएंगे। मोतिहारी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मलहाली थाना में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है, जहां पर सूचना मिलते ही पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। दरअसल पुलिस पीड़ित बच्ची का मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा दिया गया है। और वही बता दें कि आरोपियों के डर से पीड़ित बच्ची 4 दिनों तक घर में छुपी हुई थी। 5वें दिन ग्रामीणों के साथ मलहाली थाना पहुंचकर पीड़ित ने सामूहिक दुष्कर्म का आवेदन दिया और आवेदन मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई में जुट गई है। बल्लभगढ़ के इंदिरा कॉलोनी की है ये घटना, जहां पर पास में ही एक युवक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बुरी तरह घायल हो गया। तभी सेक्टर 12 के खेल रहे मैदान में लौट रहे कुछ युवकों को नजर उस पर पड़ी और उन्होंने आनन फानन में घायल को सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। यूपी के अमरोहा में चल रही वेब सीरीज गैंगस्टर 2 की शूटिंग देखने पहुंचे अमरोहा डीएम वीके त्रिपाठी। गजरौला थाना अध्यक्ष हरियंत कुमार ने कलाकारों की सुरक्षा के लिए पुलिस की तैनाती की। वहीं दूसरी ओर दूसरे नेता का किरदार निभा रहे आशुतोष राणा की शोक सभा में पहुंचे और मृतक अखिलेंद्र पुत्र के फोटो फ्रेम पर फूल माला चढ़ाकर शोक सभा में आए और ग्रामीणों से बातचीत की और उसके बाद वहां से अपने बॉडीगार्ड के साथ चले गए। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।